हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे साइंस का पेपर नंबर 3। ठीक है, जो हमारा इसमें 40 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। हम लोग बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो यहाँ पे शेयर करते हैं और हम लोग यहाँ पर एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक एक करके हम लोग यहाँ पे सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी है उनके लिए क्लास 10 का साइंस पेपर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 40 क्वेश्चन का यहाँ पे मॉडल पेपर यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 40 पेपर में आपका यहाँ पर कितने करेक्ट आंसर आप खुद से बना पाते हैं। ठीक है, और बाकी उसके बाद हम लोग यहाँ पे आंसर का एनालिसिस भी करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो पहला पेपर है, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पूछा गया है कि लड़का समतल दर्पण के सामने खड़ा है। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, समतल का मतलब क्या होता है? प्लेन मिरर, यानी कुछ इस प्रकार से। आमतौर पर ये घरों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो लड़के के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन ए टिक कर देते हैं, लेकिन ऑप्शन ए आपका गलत है। ऑप्शन ए गलत क्या है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाए, मान लीजिए यहाँ दर्पण है, दर्पण से यहाँ पर लड़का कितना दूरी पर खड़ा है? 100 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इसी प्रतिबिंब के पीछे 100 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी बीच में आप दर्पण को रखते हैं, दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु है, यानी कि लड़का है, तो दर्पण से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु बनेगा। यानी यहाँ पे आपका लड़का है, ये आपके क्या है? लड़का, और यहाँ पर क्या है? प्रतिबिंब है। तो यहां से लेकर यहां तक का पूरा दूरी 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर सिर्फ प्रतिबिंब की दूरी नहीं पूछा है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपसे अगर बोलेगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास दर्पण है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन आता है, ये अगर दर्पण है, दर्पण से बोलेगा यहाँ पे लड़का की दूरी तो 100 सेंटीमीटर, दर्पण से अगर बोलेगा प्रतिबिंब की दूरी तो बोलेंगे 100 सेंटीमीटर। लेकिन पूछा है कि लड़का यहां पर है अब प्रतिबिंब यहां पर है, तो लड़का और प्रतिबिंब का दूरी कितना है? तो 100 प्लस 100 200, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने जो है 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अवतल दर्पण बनाते हैं, ये हमारे पास हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? अवतल दर्पण। ये हमारे पास ध्रुव होता है, यहाँ पे क्या होता है? फोकस, उसके बाद क्या होता है? सी, यानी कि वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बोला है कि वस्तु को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है, जबकि फोकस दूरी कितनी है? तो बोलेंगे फोकस दूरी 20 है, यानी P और F का दूरी कितना है? तो बोलेंगे 20 सेंटीमीटर। P और F की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। और वस्तु को कितना पे रखा गया? 10 सेंटीमीटर, यानी P तथा F के ठीक बीचों बीच वस्तु को रखा गया है। तो हमको पता होना चाहिए, ये हमारा छठा स्थिति है। हमने आपको बताया हुआ है कि P तथा F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो दर्पण कहाँ बनता? मतलब दर्पण के पीछे इमेज बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बोलेंगे दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे क्या बनता है? आभासी बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे कैसा बनेगा? आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा बड़ा बनता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसी स्थिति होती है। ठीक है, अवतल दर्पण में एकमात्र ऐसी स्थिति होती है जब P तथा F के बीच में वस्तु को रखने पर, ठीक है, रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बोलेंगे दर्पण के पीछे बनता है। हमने आपके लिए यहाँ पे रे डायग्राम भी बना दिया है, इस तरीका से आपके पास पीछे बनेगा। ये आपका HI क्या हो गया? प्रतिबिंब का स्थिति। ठीक है, यानी उसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे? दर्पण के पीछे आभासी, सीधा तथा बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है? तो किस दर्पण की? तो बोलेंगे उत्तल दर्पण की। इसीलिए गाड़ी का जो पश्च दृश्य होता है, यानी वाहन के जो साइड मिरर होते हैं, वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर हो जाएगा? तो बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर है कि लेंस की क्षमता कितनी है? 2.5 है। तो जानते हैं P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। आपसे पूछेगा F निकालने, तो आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, P हमसे पूछा गया है,
तो P कितना दिया है 2.5 डायोमीटर, प्लस में है P, यहाँ पर क्या है प्लस में है, तो प्लस P कहाँ पर होता है तो हम लोग बोलेंगे उत्तल लेंस में। P प्लस है इसका मतलब क्या है उत्तल लेंस है, लेंस की क्षमता प्लस में है धनात्मक यानी कि उत्तल लेंस है, ऋणात्मक होता तो अवतल हो जाता। फिलहाल हमारा आंसर क्या है उत्तल लेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, किस लेंस का फोकस आभासी होता है। ये जो आपका सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल गलत सवाल है। आपका जो स्टेटमेंट है पूछने का गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्टेटमेंट पूछने का गलत है। किस लेंस का फोकस आभासी होती है, किस लेंस का फोकस आभासी होती है, पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है यहाँ पर। ठीक है, किस लेंस का। हालांकि एक बात यहाँ पे ध्यान आप रखेंगे, इसका अगर मान के चलिए अगर आभासी पूछा भी है तो लेंस हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, आप यहाँ पे लेंस बनाते हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं फिर इस तरीका से, मतलब यहाँ मान लीजिए वस्तु को ऐसे रखते हैं कुछ ऐसे जाएगा तो आपको इधर कटता हुआ दिखे, मतलब आभास होगा कि यहाँ पर एफ है, आभास होगा यहाँ पर क्या है एफ है, तो इस आधार पर कह सकते हैं अवतल लेंस। स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, लेकिन अगर फिर भी पूछा गया है कि किस लेंस का फोकस आभासी होता है तो यहाँ पे आभास हो रहा है। ठीक है, ये मतलब अवतल लेंस में किरण यहाँ पे जा रही है, इस प्रकार से डाइवर्ज कर रही है ना, इस प्रकार से यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है, मतलब मुड़कर दूसरी तरफ जा रही है, कि लग रहा है कि कहां से आ रही है तो बोलेंगे फोकस से आ रही है, तो ये आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि वायु से गमन करती प्रकाश, कतरी नहीं यहाँ पर करती होगा। ठीक है, वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में जाती है, वायु से कहां जा रही है तो बोलेंगे जल में, वायु से जल। वायु क्या हो गया विरल माध्यम, वायु क्या है विरल माध्यम, जल क्या है सघन माध्यम, तो यहाँ विरल से सघन जा रही है, विरल से क्या हो रही है सघन, तो जब विरल से सघन जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, विरल से अगर मान लीजिए सघन जाती है तो क्या होती है अभिलंब की ओर झुकती है। आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास कांच वगैरह है, जल वगैरह है, ये हमारे पास मान लीजिए नॉर्मल है, आपके पास क्या है नॉर्मल है। अगर इस प्रकार से जाते हैं यहाँ पर तो जाना तो सीधा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन हल्का ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, इस तरीका से मुड़ जाता है, किधर मुड़ा अभिलंब की तरफ मुड़ा। तो पहला माध्यम हमारे पास क्या है विरल है और दूसरा माध्यम क्या है सघन है, तो विरल से सघन जाती है तो किधर मुड़ती है अभिलंब की तरफ, तो छठा का हमारे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि नेत्र द्वारा, ठीक है नेत्र द्वारा रेटिना पर किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है यहाँ पे क्या बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं क्या बनता है उल्टा, नेत्र द्वारा रेटिना पर कैसा बनता है तो बोलेंगे वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास हमारे नेत्र में कौन सी लेंस होती है तो बोलेंगे हम लोग उत्तल लेंस होती है। ठीक है, कौन सी लेंस होती है तो बोलेंगे उत्तल लेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में आप देखेंगे डायग्राम किरण आरेख, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र होती है, यहाँ पर F1 होता है, इसके बाद 2F1 होता है, इधर कहीं पर F2 होता है, इधर कहीं पर 2F2 होता है, और इस प्रकार जब समांतर हम लोग खींचते हैं मुख्य अक्ष के तो कहां से कटेगा F2 से कट जाता है। ठीक है, कुछ डायग्राम हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, तो जब कभी भी नीचे प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और जब जब वास्तविक बनेगा तब तब उल्टा बनेगा। ठीक है, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे सिलियरी मसल, सिलियरी मसल कमजोर होती है तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है, किस प्रकार का दोष होता है, यानी किस प्रकार का डिफेक्ट होता है। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन, किस प्रकार का डिफेक्ट होता है तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, इनमें से क्या बोलेंगे कोई नहीं। हमारे पास सिलियरी मसल से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना तो मायोपिया का, नहीं हाइपरमेट्रोपिया का, नहीं तो दोनों का, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता, ठीक है आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने से कौन सी मांसपेशी सहायता करती है, तो ये हमारा है सिलियरी, कौन सा मांसपेशी है तो बोलेंगे पक्षमाभी पेशियां यानी कि सिलियरी मसल। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब बनता है तो बोलेंगे रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा तो बोलेंगे रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पे बनती है। ठीक है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, विद्युत धारा यानी कि आई, विद्युत धारा यानी कि
आई, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बोलेंगे एम्पियर। एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। नापते हम लोग किससे हैं? तो बोलेंगे एमीटर से। ठीक है, इसके नापने वाला जो यंत्र होता है ये क्या होता है? एमीटर। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो बोलेंगे एमीटर। विभवांतर को किससे नापा जाता है? तो बोलेंगे वोल्टमीटर। ठीक है, और विद्युत धारा का दिशा को नापते हैं गैल्वेनोमीटर। हमने सारी बातें आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, कोई भी आपसे पूछ देगा तो कोई भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हमसे पूछा गया विद्युत धारा किस यंत्र से नापेंगे? तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि एमीटर। ठीक है, नेक्स्ट, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता आप देखेंगे आर बराबर क्या होता है? रो इंटू एल बाई ए। तो आप यहाँ पे देखेंगे रो बराबर क्या हो जाएगा? तो आर गुना ए बटा एल। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। आर क्या होता है? प्रतिरोध। रो क्या होता है? प्रतिरोधकता। एल क्या होता है? चालक की लंबाई। और ए क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। धातु का, ये कंडक्टर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो एसआई मात्रक क्या होता है प्रतिरोधकता का? तो बोलेंगे ओम मीटर। क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे ओम मीटर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 12 का? ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता हमसे यहाँ पर कि लंबाई का, तो बोलते मीटर, है कि नहीं? और अगर मान लीजिए हमसे बोलता आर का एसआई मात्रक क्या होता है? आर यानी कि प्रतिरोध, तो बोल देते ओम। क्या बोलते? ओम। अब ओम का नियम क्या होता है? तो बोलेंगे V बराबर आई आर, जो कि नियत ताप पर होता है। ये कब वैध माना जाता है? नियत ताप पर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ठीक है, चलिए 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? मतलब स्टार्ट कहां से होती है? तो बोलेंगे उत्तरी ध्रुव से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। जनरेट कहां पे होती है? तो बोलेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तरी में। प्रकट कहां पे होती है? तो बोलेंगे नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव में। और जाति किधर है? तो बोलेंगे दक्षिण ध्रुव में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो देखेंगे कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, C4 नहीं होगा बल्कि यहाँ पर Ca होना चाहिए, CaSO4। कैल्शियम सल्फेट का जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो बोलेंगे नीला होता है। ये बात गलत है, नीला नहीं होता। फिर ऑप्शन नंबर बी बोला है Na2 गैस का रंग भूरा होता है। पहली बात तो Na2 हमारे पास गैस ही नहीं होता, ये भी गलत है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बोला है कि ऑप्शन नंबर हमारे पास सी यानी कि दोनों बोला है सी। अरे यहाँ पे हमारे पास सोडियम गैस ही नहीं होता, तो बी तो गलत हो गया, यानी बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर का हमारे पास सत्य पूछा गया, कौन सा सत्य है? डी बोलेंगे यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी कथन सत्य हमारे पास नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? बोलेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले ये देखेंगे कि C4SO4 कुछ होता ही नहीं है, Na2 गैस होता ही नहीं है, मतलब ये गलत हो गए, ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 15। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? बोलेंगे नाइट्रोजन गैस। और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे क्या करती है? तो ऑक्सीकरण से रोकती है। ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण से रोकने का कार्य कौन करती है? तो बोलेंगे नाइट्रोजन गैस। ठीक है, 16 नंबर में आते हैं, मीथेन का दहन किसका उदाहरण है? ठीक है, मीथेन का जो दहन होता है किसका उदाहरण है? तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। ठीक है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। मीथेन का मतलब क्या होता है? CH4 होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे? दहन, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनता है? H2O बनता है। और बहुत सारी क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। तो जहां ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जित होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन को जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो ऊष्मा निकलती है, मतलब ऊष्माक्षेपी। इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो 16 नंबर सवाल आपका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर। पूछा गया है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, दीवारों पर सफेदी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप देखेंगे हमारे पास क्विक लाइम होता है, उसमें हम लोग क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है? तो बोलेंगे CaOH का होल 2 बनता है।
आपका कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, क्विक लाइम है, ठीक है, सूखा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, है ना, ये आपका बिना बुझा हुआ चूना हो गया, जबकि यहाँ पर बुझा हुआ चूना है, तो बुझे हुए चूने का इस्तेमाल किया जाता है, यानी स्लैक लाइम, तो बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी को हम लोग चूना पानी कहते हैं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, चूना पानी, क्योंकि सूखा हुआ चूना से हम लोग कभी भी पेंटिंग नहीं करते, दीवार का सफेदी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और हम लोग किसको क्या पढ़ते हैं, ए को हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, बी को पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी को पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड और डी को पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण, यानी कि जो नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है, जो हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक सूचक, उसका एग्जाम्पल हमें देना है, ठीक है, 18 नंबर में। तो बोलेंगे लिटमस पेपर, ये कहां से मिलता है, तो बोलेंगे लाइकेन नाम का पौधा से। कहां से मिलता है, तो बोलेंगे लाइकेन नाम का पौधा से। ये हमें किसी भी वस्तु का प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है उसको पता करने में मदद करती है। ये क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लिटमस पत्र हो जाएगा। अब कृत्रिम पूछता तो हल्दी और वैनिला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19, बोला है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है, प्रबल क्षारक नहीं है, यानी कौन इसमें से स्ट्रोंग बेस नहीं है, ठीक है, कौन इसमें से स्ट्रोंग बेस नहीं है। तो NaOH तो प्रबल क्षारक होता है, KOH भी क्या होता है, प्रबल क्षारक होता है, ठीक है। यहाँ पर KOH को ऐसे लिखना चाहिए, बड़ा वाला O लिखना होगा, ठीक है। फिर हमारे पास KCaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, प्रबल क्षारक है। तीनों यहाँ पे प्रबल क्षारक हो गया। तो पूछा है कि प्रबल क्षारक कौन नहीं है, तो बोलेंगे इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रबल क्षारक नहीं है मतलब दुर्बल क्षारक है, तो दुर्बल क्षारक में आप क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दुर्बल क्षारक होता है, ठीक है। दुर्बल क्षारक का उदाहरण क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमसे पूछा था कि प्रबल क्षारक कौन नहीं है, तो बोलेंगे डी नंबर, क्यों, क्योंकि तीनों प्रबल क्षारक हैं, यानी कि डी प्रबल क्षारक नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है NaOH का उपयोग होता है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पर किया जाता है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहां पे किया जाता है, तो बोलेंगे साबुन तथा अपमार्जक में, साबुन तथा अपमार्जक में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 20 नंबर का, ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, बी में आप देखेंगे पीवीसी लिखा हुआ है, तो पीवीसी का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे पोली, ठीक है, पोलीविनाइल, पोलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पोलीविनाइल क्लोराइड, इसका फुल फॉर्म हो गया पोलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। फिर बोला है CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बोलेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये हमारा ओजोन लेयर का डिप्लेशन के लिए, ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अब इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो होता है फॉर्मूला के साथ CCl2F2। अब क्या लिखेंगे, C के दो तरफ में क्लोरीन लगा देना है और दो तरफ में फ्लोरीन लगा देना है, ठीक है। कार्बन के दो तरफ में क्लोरीन, दो तरफ में फ्लोरीन, ये आपका हो गया इसका संरचना, ठीक है। और CCl2F2 क्या हो गया, इसका आणविक सूत्र हो गया, ठीक है। हमने चारों ऑप्शन यहाँ पे देख लिया। ईंधन के रूप में बोलता तो क्या बोलते हैं, मीथेन का प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में मीथेन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षारक है। इसका कहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो साबुन तथा अपमार्जक में, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है मिथेनोइक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, मिथेनोइक अम्ल, यानी हमारे पास यहाँ पर दिया गया है HCOOH, इसका सूत्र क्या हो गया, मिथेनोइक अम्ल। इसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल यानी कि मिथेनोइक अम्ल का प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो बोलेंगे यहाँ कहां पर उपस्थित रहता है, तो ये उपस्थित रहता है कहां पर, तो बोलेंगे नेटल डंक में। कहां पर रहता है, नेटल डंक में। और कहां रहता है, तो बोलेंगे लाल चींटी के डंक में भी रहता है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यहाँ पे पाया जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाले धातु कौन सा है, तो कौन सा धातु स्वतंत्र अवस्था में यानी फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो बोलेंगे सोना और चांदी दोनों। सोना मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे AU, सोना मतलब AU, और चांदी मतलब क्या हो गया, तो बोलेंगे AG। सोना मतलब AU और चांदी मतलब AG, इन दोनों का प्रयोग किया जाता है, AU AG, ठीक है। तो हमारे पास हो गया दोनों, तो 32 नंबर का आंसर क्या हो गया, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 23 नंबर, धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है। धातु किसके साथ, जल के साथ। हमने माना यहाँ पर कि हमारे पास Na है,
इसने जल के साथ क्या किया, अभिक्रिया किया। ठीक है, तो बोला है यहाँ पे कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे NaOH बनेगा और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कौन सी गैस निकलेगी, तो बोलेंगे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन से है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाली धातु कौन है, तो कॉपर भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है और गोल्ड भी पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाले धातु कौन से, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाले धातु कौन सा है, तो बोलेंगे कॉपर है कि नहीं, हमारा कॉपर है। ब्रोमीन तो हमारे पास Br2 हो जाता है, क्लोरीन हमारे पास Cl2 हो जाता है। ठीक है, तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है, बोलेंगे कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन असत्य है। ठीक है, कौन असत्य है, गलत में चिन्ह लगाना है। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन कार्बन के अवरूप है, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही बात है। हीरा सबसे कठोरतम धातु, ये भी सही बात है। यानी कि ABC सत्य हो गए, ABC तीनों क्या हैं, सत्य हैं। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूछा है इनमें से कौन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, असत्य है, यानी कि गलत है। कार्बन में समअवयवता का गुण नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। कार्बन में समअवयवता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है 27 नंबर। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर, ठीक है, आवर्त सारणी में हम लोग जाते हैं बाईं से दाईं। ठीक है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं जब जाते हैं तो क्या होता है, तो बोलेंगे परमाणु का आकार। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है, घटता है। पहली बात, संयोजकता में वृद्धि होती है। ठीक है, पूछा गया है संयोजकता में वृद्धि होती है। फिर बोला गया हमारे पास तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, गलत हो गया। ठीक है, तत्वों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। ठीक है, तत्वों की क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, ये गलत हो गया। संयोजकता में वृद्धि होती है, संयोजकता में वृद्धि नहीं होती, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरीका से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसमें यहाँ पर वृद्धि होती है। क्या होती है, उसमें हम यहाँ पे वृद्धि होती है। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर। 28 नंबर में क्या पूछा गया है, पादप में जल का वहन के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर किसके द्वारा होता है। तो एक बात यहाँ पे याद रखेंगे, जाइलम यानी कि जल, ऐसे ही आपको याद रखना है। ट्रिक है, जाइलम यानी कि जल और फ्लोएम यानी कि फल। जाइलम यानी कि जल, ठीक है, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल। ठीक है, यानी जल का परिवहन कौन करता है, तो बोलेंगे जाइलम। फल यानी कि भोजन का परिवहन कौन करता है, तो बोलेंगे फ्लोएम। ये दोनों पादप हार्मोन है। तो पादप में जल का परिवहन कौन करता है, तो बोलेंगे जाइलम। जल यानी कि जाइलम, फल यानी कि फ्लोएम। ठीक है, तो जल का परिवहन करता है कौन, जाइलम, और फल यानी कि फूड का, भोजन का कौन करता है परिवहन, तो बोलेंगे फ्लोएम। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा 28 का, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाइलम। ठीक है, नेक्स्ट, मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है। कोष्ठ यानी कि चैम्बर, हमने आपको बताया था ह्यूमन बीइंग में 4 होती है, 2 गो निलय होता है और 2 गो आलिंद होता है। ठीक है, 2 गो वेंट्रिकल्स वहां भी होते हैं। ठीक है, 2 गो आर्टरीज होते हैं, 2 गो वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ऑरिकल्स, आर्टिकल्स नहीं, ऑरिकल्स और 2 गो वेंट्रिकल्स, तो उसी को हम लोग निलय और क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं। इसमें पूछा गया 29 नंबर में कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं, मछली के जो हृदय होते हैं उसमें कितने कोष्ठ होते हैं, तो बोलेंगे 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में पूछा गया है कि निम्न में से किसका संबंध, ठीक है, निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रेटरी, है ना, एक्सक्रीशन। तो बोलेंगे यहाँ पे आधारी निस्यंदन एकक। ठीक है, आधारी निस्यंदन एकक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 32 नंबर, रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर। आप सुने होंगे किसी का बीपी हाई हो जाता है, किसी का बीपी लो हो जाता है, और दोनों स्थिति अपने आप में भयावह होती है, खतरनाक होती है, टेंशन देने वाली होती है। ठीक है, तो नॉर्मल स्थिति नहीं होती। हम लोग को चेक करना है रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर, तो कौन से यंत्र यानी किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे स्फाइग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है 32 नंबर। 32 में क्या पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन, ठीक है, कौन सा हार्मोन अधिविक ग्रंथि यानी एड्रिनल, बोला यहाँ पे अधिविक
ग्रंथि से स्रावित होती है, तो बोलेंगे हार्मोन का नाम क्या है, एड्रेनलिन। हार्मोन का नाम क्या है, तो बोलेंगे एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर है कि वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होती है। जो वृद्धि हार्मोन है ना, वृद्धि ग्रोथ हार्मोन, वो कहां से स्रावित होती है, कहां से निकलती है, तो बोलेंगे पीयूष ग्रंथि, यानी कि प्यूटिएटरी ग्लैंड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्यूटिएटरी ग्लैंड्स, यानी कि पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारे पास है 34 नंबर। 34 बोला गया है कि विषाणु जनित रोग कौन सा है। ठीक है, कौन सी ऐसी रोग है जो विषाणु की वजह से होती है, तो बोलेंगे दोनों, HIV एड्स भी होती है और वाट भी होती है, दोनों। तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों क्या है, तो बोलेंगे विषाणु जनित रोग है। एड्स भी विषाणु से फैलती है, वाट भी विषाणु से फैलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे 35 में हमसे पूछा गया है कि प्लेसेंटा की संरचना कैसी होती है। ठीक है, जो प्लेसेंटा है उसकी संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो बोलेंगे तस्तरी नुमा होती है प्लेसेंटा। जो हमारे पास महिला, यानी कि हमारे पास महिला के शरीर में जो शिशु होता है उसको भोजन इसी के माध्यम से मिलता है। ठीक है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये हमारी जो प्लेसेंटा होती है उसकी संरचना कैसी होती है, तो बोलेंगे तस्तरी नुमा संरचना होती है। अगर ये प्लेसेंटा है तो अंदर जो बच्चा है पेट के अंदर वो जीवित रहता है, उसी के माध्यम से उसको भोजन की प्राप्ति हो रही होती है। ठीक है, ऑक्सीजन भी मिलती है, भोजन भी मिलती है, सारा उसको उसी के माध्यम से मिलता है। संरचना तस्तरी नुमा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 36 नंबर। निम्न में से कौन जीवाश्म का उदाहरण नहीं है। ठीक है, जीवाश्म मतलब जीव का अंश। ठीक है, तो 36 नंबर पूछा गया जीवाश्म का उदाहरण कौन सा है, तो बोलेंगे ट्राइलोबाइट, नाइटिया, उसके बाद रजासौरव, इसमें सभी हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या हैं, जीवाश्म के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। बौने पौधे, इस डायरेक्ट हम लोग को आंसर दिख रहा है यहाँ पर मटर के दाने पे, मटर के पौधे पे प्रयोग किया गया था, FF। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है, बौने पौधे को दर्शाता है FF, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर में पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णन। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्मन, यहाँ पे उष्मन होना चाहिए। ठीक है, उष्मन, तो इसके लिए कौन सा उत्तरदायी है, इसके लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39। पूछा गया है कि निम्न में से कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है ना, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का उदाहरण कौन है, बोलेंगे बागवानी, यानी कि हॉर्टिकल्चर। बागवानी को क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर। ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। पूछा गया है कि कौन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम यानी कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, तो बोलेंगे बागवानी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इस वीडियो का लास्ट सवाल, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। ठीक है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, मेन कंपोनेंट। बायोफ्यूल या बायोगैस का जो मुख्य कंपोनेंट क्या होता है, तो बोलेंगे मीथेन। मीथेन क्या है, तो बोलेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मीथेन क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को अल्केन कहते हैं, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 और इसमें एकल बंधन होता है। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है जिसको हम लोग एल्केन कहते हैं, एक कार्बन है तो मीथेन कहेंगे। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे CH4 होता है, जो कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर कि हमारे 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। आप मुझे जरूर बताएंगे कि आपका 40 में कितना आंसर सही हुआ और कितने आंसर आप पहले से जानते थे और कितने आंसर जो आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, बेल बटन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। इसी प्रकार का वीडियो को देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार का वीडियो में, नए वीडियो में, जहां पे हम लोग बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के MCQ, अलग अलग प्रकार के सब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।